चलिए जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। The existence of electrons in an atom shown by J.J. Thomson. तो इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं इस बात को शो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एटम के अंदर पे एटम यानी कोई भी चीज ले लीजिए, उसका सबसे छोटा कण पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल को एटम कहते हैं। अब ये जो एटम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बात को शो किया J.J. थॉमसन ने। अब ये J.J. थॉमसन ने कब किया? इन 1897। तो जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बना सकते हैं, ठीक है। हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलेंगे और हर चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। तो सबसे पहली बात हो गई होगी क्लियर। नेक्स्ट, तो कौन थे? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करने वाले कौन थे? J.J. थॉमसन। कब किया था? 1897, याद भी रखना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, उन्होंने क्या किया था? Thomson passed electricity उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी। किससे पास की थी? थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी पास की थी। अच्छा, किससे? थ्रू अ गैस। गैस से पास करवाई उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी। गैस और वोल्टेज कैसा था? हाई वोल्टेज था, ठीक है, ऑफ अ गैस। अभी गैस कहाँ थी या किस कंडीशन में थी? at very low pressure। वो गैस जिस किसी भी चीज में थी बहुत ही लो प्रेशर में थी। तो सवाल थोड़ा सा आता है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर में किसी गैस को हम कैसे रख सकते हैं? कोई डब्बा ले लेते हैं, इसके अंदर गैस डाल दी आपने। अब इस गैस को माना आपने हाई प्रेशर में रखना है, तो कोई पिस्टन विस्टन बना के आप जैसे ऐसे अंदर को प्रेशराइज कर देंगे, वही जैसे आप सिरिंज में नहीं करते हैं। सिरिंज खोलिए, आगे बंद कर दीजिए और जोर से दबाइए, तो प्रेशर में हो जाती है गैस। इसी को खुला छोड़ दें या निकाल दें, तो ऐसे में लो प्रेशर हो जाएगा। तो ऐसे लो प्रेशर में J.J. थॉमसन ने हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गैस के थ्रू गैस के थ्रू पास करवाई एट वेरी लो प्रेशर। देन अब ये जो गैस थी ये कहाँ किसमें डाली गई थी? टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। एक ट्यूब ली थी,
उस ट्यूब के अंदर उन्होंने गैस ली, और जो भी कोई गैस ली वो बहुत लो प्रेशर में थी, वेरी लो प्रेशर में थी, वोल्टेज बहुत हाई था, और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है। नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी होगा, बाकी वीडियो तो है, यू कैन रियूज इट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, तब ऐसा करने पर क्या होगा? स्ट्रीम्स ऑफ minute particles तो बहुत ही छोटे पार्टिकल की स्ट्रीम, एक बौछार पार्टिकल्स वर गिवन आउट, निकले। अच्छा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक बौछार निकली। कहां से निकली? बाय द कैथोड। तो उस कैथोड, अभी कैथोड क्या था? कैथोड था नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। तो कुछ इस किस्म की थी वो डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, बाकी बैटरी या जो कुछ भी इलेक्ट्रिक सोर्स, यहाँ पर हाई वोल्टेज था, हाई वोल्टेज। ठीक है, तो माना ये कैथोड मान लेते हैं, और कैथोड माने नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी इधर माइनस वाला और इधर प्लस वाला पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कैथोड तो ये एनोड। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। अभी बात यहाँ से, तो यहाँ से इस कैथोड से, यानी इस इलेक्ट्रोड से स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्ट्रीम बौछार आगे बढ़ी, वर्क गिवन आउट, बाहर निकली बाय द कैथोड। ऐसा करने पर, कैसा करने पर? ऐसे पहले जो आपने भी देखा। तो नेक्स्ट फिर क्या होगा? these, ये जो these streams of particles, these streams of particles are called कैथोड रेज। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल निकले कैथोड इलेक्ट्रोड से, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, इन्हीं माइन्यूट पार्टिकल जो निकले, छोटे छोटे पार्टिकल जो यहाँ से निकले, स्ट्रीम उनकी जो निकली, अच्छा जो निकली, उनको हमने, ये जो रेज निकली उनको हमने बोला कैथोड रेज। अब कैथोड रेज क्यों बोला भाई? ठीक है, कैथोड रेज क्यों बोला? कैथोड रेज इसलिए बोला क्योंकि बिकॉज they come out of cathode, they come out of cathode, क्योंकि वो कैथोड से निकली तो कैथोड रेज बोल दी। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा? the mass and charge of the cathode ray, mass and charge of the
कैथोड रेज। तो वहां से जो ये कैथोड रेज निकली उनका मास और उनका चार्ज कैथोड रे पार्टिकल्स। तो कुछ जो पार्टिकल्स वहां से निकले थे कैथोड रे के जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स का मास और चार्ज does not depend on the nature of gas taken in the discharge। कौन सी गैस के बारे में बात हो रही है? जो taken in the discharge tube। तो जो कैथोड रे से पार्टिकल्स निकले उनका मास और उनका चार्ज डज नॉट डिपेंड, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करते। किस पर डिपेंड नहीं करते? ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो वो जो गैस ली थी उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस ली थी वो किस प्रकृति की है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की, किस प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, उस गैस का कैसा नेचर है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया था उस पर डिपेंड नहीं करती। डज नॉट डिपेंड ऑन। तो यानी कि जो पार्टिकल निकले उसका इस गैस से कोई लेना देना नहीं। किस टर्म्स में? मास के टर्म में, चार्ज के टर्म में। यानी उन पार्टिकल्स का मास और चार्ज पर उस गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ली थी। ओके, ये बात हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट। Cathode rays consist of small, कैथोड रेज में होती हैं, क्या होती हैं? ऑफ स्मॉल negatively charged particles। जो कैथोड रेज निकले थे उन कैथोड रेज में होता क्या है? छोटे स्मॉल नेगेटिवली, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है उन पार्टिकल्स में। ठीक है भाई, फिर क्या? पार्टिकल्स और तो उन पार्टिकल्स जिनमें नेगेटिव चार्ज था उनको इलेक्ट्रॉन कहा। तो लो भाई, हो गई डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक है, सिंस ये नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट। Since all the gases form cathode rays। अब ये कहते हैं कि सारी गैसेस क्या बनाती हैं? ये रेज बना देती हैं। क्या बना देती हैं? सारी गैसेस में ये कैथोड रेज बनती हैं। सारी गैसेस मतलब वही डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई सी गैस डाली, उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो ये कैथोड रेज हर एक में बनी हुई है। ठीक है,
ओके, रेज। तो इस बात से क्या कंक्लूड हो, तो इट was concluded that all the atoms contain negatively all the atom contain सभी प्रकार में ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम कॉल्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको समझते हैं। सिंस ऑल द गैसेस, सभी गैसेस कैथोड रेज बनाती हैं, गैसेस फॉर्म कैथोड रेज, इट वाज कंक्लूडेड, तो ये बात कंक्लूड की गई कि दैट ऑल एटम्स, सभी एटम्स में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये यहाँ तक था। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। थोड़ा सोचते हैं भाई, जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस थी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता किस बात पर, जो कैथोड रेज निकली उन पार्टिकल्स, कुछ कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स थे, यानी जो इलेक्ट्रॉन जिसको हम बात कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन के ना तो चार्ज से इस गैस का कोई लेना देना था कैथोड रेज वाला में, और ना उसके मास पर कोई फर्क। तो मास तो नहीं, फिलहाल चार्ज के बेसिस। तो ये क्या कह रहे हैं, ये सभी गैसेस फॉर्म कैथोड रेज बनाती हैं। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोड था ना, तो इलेक्ट्रोड से वो कैथोड, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले, या ऐसे जो हमने अभी सेटअप किया था उस सेटअप की वजह से उन गैसेस के इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लग गए, या क्या हुआ? ये क्वेश्चन जनरली आप सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब इसका आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। Thomson explained the formation, तो अब थॉमसन जी ने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया? थॉमसन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज। तो अब थॉमसन जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैथोड रेज कैसे बनी, वो आप इसके बाद आएगा क्या कैसे बनी, ठीक है। तो ये बात अब थॉमसन जी बता रहे हैं कि भाई ये कैथोड रेज कैसे बनी। तो वो कहते हैं द गैस taken in the discharge tube consist of atoms। चलो अब थोड़ा सा यहाँ से हमें पता चलेगा कि आखिर वो कैथोड रेज कैसे बनी। कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड अब यहाँ तक वो कहते हैं द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो जो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस ली थी, वो कहते हैं उस गैस में एटम्स होंगे।
डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ एटम, वो उस गैस के पार्टिकल जो होंगे वो एटम, वो क्या नाम उसमें एटम होंगे, एंड एटम होंगे और क्या होंगे, एंड ऑल द atoms contain electrons। अब हमने ये बात करी कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस ली वो गैस में एटम होंगे और हर एटम में ऑल द एटम्स कंटेन, और सभी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जरूर होंगे। तो ठीक, अब वो समझा रहे हैं कि भाई ये कैथोड रेज कैसे बनी। तो एक बात ये होगी, फिर क्या होगा, व्हेन, अब उसके बाद व्हेन हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, high electrical voltage is applied, अब जब हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज उसमें अप्लाई हुआ तो द इलेक्ट्रिकल applied the इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जो हाई वोल्टेज से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, पुशेस एनर्जी, पुशेस आउट, धक्का दिया उसने, सम ऑफ द electrons, some of the electrons from the atoms of the gas, atoms of the gas। तो अब देखते हैं भाई क्या बोला। तो कहते हैं जब हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई हुआ तो हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसने पुश किया, धक्का मारा, पुश आउट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारा उस एनर्जी ने फ्रॉम द एटम्स ऑफ द गैस। तो गैस में जो एटम थे उसके इलेक्ट्रॉन्स पर हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने इन इलेक्ट्रॉन्स पर धक्का मारा। अच्छा, तो धक्का मारा तो क्या हुआ भाई, ऐसा होने पर नेक्स्ट स्टेटमेंट, the fast moving electrons form कैथोड रेज। अच्छा, तो देखो ऐसे कैथोड रेज बनी, ये बात अभी थॉमसन जी ने एक्सप्लेन की। तो हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज लगा था, अप्लाई किया था, और उस हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसने जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस थी, गैस के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको पुश आउट किया, धक्का मार के बाहर निकाला। तो हुआ क्या, तो वो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे जो आगे को बढ़ गए, इस वजह से उन्होंने ही ये कैथोड रेज फॉर्म की, उन्होंने ये
कैथोड रेज बनाई। क्लियर हो गया? ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो भाई कैथोड रेज कैसे बनी, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। Thus, the formation of cathode rays shows that, तो जो कैथोड रेज का फॉर्मेशन हुआ, बननी, वो क्या शो करता है? shows that one of the subatomic particles, subatomic particle present in all the atoms, is the negatively charged इलेक्ट्रॉन। तो ओके, अब उन्होंने क्या बात बोली, तो थस उस बात से ये हुआ कि द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज, तो ये जो कैथोड रेज बनी, उनका बनना ये शो करता है कि दैट वन ऑफ द सबएटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द, सबएटॉमिक मतलब एक और उसका हिस्सा, वन ऑफ द सबएटॉमिक यानी कि किसी भी एटम का एक हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा, वो हिस्सा कौन, वो पार्टिकल, ये पार्टिकल प्रेजेंट होता है इन ऑल द एटम, सभी एटम, क्योंकि सभी गैसेस से हुआ ना। डिस्चार्ज ट्यूब में सभी प्रकार के उन्होंने गैसेस डाल के देखी, चेक किया, एंड देन हर एक में कैथोड रेज बनी, है ना, जो पहले वाले में चेक किया था। तो ऑल द एटम्स पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल द, तो सभी एटम्स में ये पार्टिकल, ये सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है कैथोड रेज को बनने से। ये बात शो होती है कौन सा पार्टिकल इज द नेगेटिवली, वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन ये सभी एटम्स में होता है। तो कैथोड रेज के बनने ने इस बात को शो किया। ओके, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो यहां पर क्लियर हो गया सारा। द इलेक्ट्रॉन, अब कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में। द इलेक्ट्रॉन इज अ negatively charged particle। अब बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, फाउंड इन द एटम्स, और ये कहाँ होता है, फाउंड इन द एटम्स, एटम्स में होता है ये इलेक्ट्रॉन, ऑफ किसके एटम्स में, ऑफ ऑल द एटम्स, तो सभी एलिमेंट
अंदर सभी एलिमेंट्स के एटम के अंदर ये पार्टिकल होता है, ये चार्ज्ड पार्टिकल होता है। कैसा चार्ज पार्टिकल? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक बात सोचते हैं, तो बोला कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैस डाल दी। अब सारे एलिमेंट तो गैस में होते हैं ना, तो चलो गैस के मामले में एक बात क्या बोल दिया कि ठीक है भाई, मुझे बात पता चल गया, पर बाकी जो सॉलिड है उनमें ये बात कैसे पता की गई होगी? तो चलिए ये सोचिएगा। नेक्स्ट आगे इसका आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं भाई। तो ये क्लियर हो गया। तो द इलेक्ट्रॉन्स एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो सभी एटम्स, सभी एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर होते हैं या होते हैं। नेक्स्ट, द electrons are located। अब ये कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया कि एटम्स के अंदर होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड आउटसाइड। ये इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड लोकेटेड होते हैं, मीन्स होते हैं outside the nucleus in an atom। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि सभी एटम में, एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बाहर होते हैं, बाहर लोकेटेड होते हैं। किसके बाहर होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। अब ये बात और नहीं आ गई कि एटम के अंदर अभी तक तो इलेक्ट्रॉन्स पता चले, अभी न्यूक्लियस भी और न्यूक्लियस के बाहर ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक बात बोली गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बताते हैं। तो नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट देखते हैं। only hydrogen atom, सिर्फ हाइड्रोजन एटम कंटेन। अभी हाइड्रोजन के बारे में कुछ बताया जा रहा है और हाइड्रोजन के एटम के बारे में बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन का एटम में होता है कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। ये कहते हैं सिर्फ हाइड्रोजन के एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के एटम में पर्टिकुलर हाइड्रोजन का नाम बोला गया। ठीक, तो नेक्स्ट ऑल अदर। अब बाकी के बारे में बताते हैं। ऑल अदर atoms contain more than 1 electron। तो अगला है कि all other atoms, बाकी के जो एटम्स हैं उनमें क्या कंटेन होता है? उनमें क्या होता है? कंटेन मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बाकी के जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो एटम्स हैं उनमें एक से ज़्यादा, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगली बात देखते हैं। An electron is usually represented
usually represented by the symbol E and then नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको अक्सर हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं किस सिंबल के द्वारा? ऐसे ई, और ई के ऊपर ऐसा छोटा सा ही माइनस साइन लगाते हैं, नेगेटिव कहते हैं, ई नेगेटिव। देन आगे ई, ये ई क्या है? ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन के लिए, और एंड अभी जो माइनस साइन लगा है, एंड माइनस साइन फॉर नेगेटिव चार्ज। कि वो जो माइनस साइन है वो ये बताता है कि भाई इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। एन इलेक्ट्रॉन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, के सिंबल के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। ऐसे दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन को। अगर कहीं लिखा होगा ऐसा, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में होता है। अब इलेक्ट्रॉन में एक ई लिखा है और एक माइनस साइन लिखा है, ऐसे ऊपर को, ई के थोड़ा सा ऊपर को ऐसे। तो यहाँ पर ई का मतलब क्या है? ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन को शो करता है, एंड माइनस, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन किसको करता है? फॉर नेगेटिव चार्ज को शो करता है। ओके, सो ये हो गया कंप्लीट हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद थोड़ा सा एक नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक of an electron। तो विशेषता, इलेक्ट्रॉन की विशेषता, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ जानकारी। तो पहला स्टेटमेंट, द टू इम्पॉर्टेंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं ऐसे, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक of an electron। तो दो बहुत जरूरी विशेषताएं इलेक्ट्रॉन की, दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? आर, वो है आर इट्स मास। अच्छा, एक है इसका मास और दूसरा है मास एंड चार्ज। तो यहां बताया है इस स्टेटमेंट में द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो बहुत जरूरी विशेषता ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर्स, वो हैं इलेक्ट्रॉन की दो विशेषताएं, बहुत जरूरी विशेषताएं कौन सी हैं? उसका मास और उसका चार्ज। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण विशेषता है इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो नेक्स्ट, mass of an electron। तो इलेक्ट्रॉन का मास, the mass of an electron is about। तो अब यहाँ ये बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास करीबन कितना होता है? इज अबाउट 1/1840
यानी 1840 या 1840, 1/1840, एक का इतना हिस्सा, तो ये क्या 1/1840 of the mass of hydrogen atom. Hydrogen atom. तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये कितना होता है? द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/1840 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मास का इतना हिस्सा कर दें अगर हम, 1840 पार्ट्स कर दें अगर हम, किसके पार्ट्स कर दें? हाइड्रोजन एटम के मास। हाइड्रोजन एटम का कुछ ना कुछ मास होगा, उस मास का अगर हम 1/1840 कर दें तो उतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इसका आगे कुछ और भी है, विच इज, ब्रैकेट में है कुछ, विच इज द एटम of lowest mass, bracket close, which is the atom of lowest mass. The mass of an electron, the mass of an electron is about 1/1840 of the mass of hydrogen atom. अब ये हाइड्रोजन एटम के बारे में कुछ जानकारी, विच इज द एटम ऑफ लोएस्ट मास, सबसे कम मास वाला अगर कोई एटम है तो वो हाइड्रोजन एटम है। तो उस हाइड्रोजन एटम के मास का भी 1/1840 पार्ट मास होता है इस इलेक्ट्रॉन का। तो इस स्टेटमेंट में ये बात थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, since the mass of a hydrogen atom, तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मास is 1 U, U यूनिट है यहाँ पर, AMU कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन आजकल हम U का इस्तेमाल करते हैं, पूरा AMU ना लिखकर U का इस्तेमाल करते हैं, वो आगे जब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आएंगे उसमें समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी और है भी, तो सिंस द मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन का एटम है उसका मास होता है 1 U, तो we can say that the relative mass of an electron is 1/1840 U, फुल स्टॉप। तो अभी हमने जाना कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के एटम के मास का 1/1840 होता है, तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि सिंस द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 U, तो उस 1 U का वी कैन से दैट द रिलेटिव मास, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को रिलेट करें एटम, ये हाइड्रोजन एटम के मास से, तो वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 1/1840 U, या AMU भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको बाद में डिस्कस करेंगे, इस स्टेटमेंट में ये बात है। ओके, नेक्स्ट,
the absolute mass of an electron। तो इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास के बारे में कुछ बात करें। The absolute mass of an electron is, however, तो करीबन कितना है, यानी वो डिवाइड करने वाले हैं इसको 1/1840 को। तो however 9 into 10 to the power minus 28 ग्राम। तो इसका एग्जैक्ट मास जो होता है, जो हमने अभी निकाला 1/1840, तो एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास कितना होता है, अब से सॉल्व किया होगा, आप सॉल्व करके देखना। तो ये होता है 9 into 10 to the power minus 28 ग्राम। कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ओके, नेक्स्ट, the mass of an electron, the mass of an electron is so small। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, that it is, तो इसको considered, तो इसको कंसिडर किया जाता है क्या, to be negligible। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसके मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल यानी कि न के समान मानते हैं। यानी कितना आया था वो 9 into 10 to the power minus 28 ग्राम। तो इतना छोटा होता है, इतना कम होता है, तो उसको न के समान मानते हैं। मतलब उसे मानते नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कितना, मतलब उसको सपोज आउट नहीं करते, इसका मतलब ये हो। ठीक, नेक्स्ट, this is why the mass of electrons is ignored। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर किया जाता है। कब? इग्नोर्ड while calculating the atomic mass of an element। तो इसलिए क्योंकि उसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, न के समान होता है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर किया जाता है, उसको लिया नहीं जाता है, इग्नोर किया जाता है। कब इग्नोर किया जाता है, कब उसको लिया ही नहीं जाता है? While calculating the atomic mass, जब हम किसी एटम के मास को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उस एटम के मास में हम इलेक्ट्रॉन का मास इंक्लूड नहीं करते हैं।
ठीक, इसका मतलब ये हो गया ऑफ एन एलिमेंट। तो ये पहली विशेषता हो गई। अब देखा ना चार्ज एंड मास करके, तो ये तो चार्ज के बारे में बात, ये तो मास के बारे में बात हो गई। अब आता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the absolute charge on an electron, तो इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज, वास्तविक चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इतना उसका चार्ज होता है कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब बात हो रही है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में। तो वास्तविक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का वास्तविक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होता ही आगे इसके, वैसे इसका जब इसको कहीं लिखेंगे भी, इसका आगे इस कई बार माइनस साइन लगा हुआ देखेंगे आप, तो उसका मतलब ही ये होता है, आएगा स्टेटमेंट, तो वहाँ पर भी इसको चेकआउट करेंगे। तो कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इतना क्या होता है इसका चार्ज होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। अभी इससे पहले आपने मास जाना था, अब आप चार्ज जान रहे हैं। नेक्स्ट, नाउ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb has been found to be the smallest, सबसे छोटा, smallest negative charge carried, smallest negative charge होता है carried, किसके द्वारा carried? by any particle, कोई सा भी पार्टिकल लो, कोई सा भी पार्टिकल, उस पार्टिकल का अगर सबसे कम स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज जो है वो इतना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19, ये सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज है इस पर, इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, तो क्या है नाउ 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, इतना कूलम चार्ज को हम इस यूनिट से नापते हैं, कूलम से, तो ये चार्ज की यूनिट होती है कूलम। हैज बीन फाउंड टू बी द, नाउ इतना कूलम हैज बीन फाउंड टू बी द स्मॉलेस्ट, तो ये देखा गया कि ये जो चार्ज है ये सबसे छोटा चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज, सबसे कम चार्ज, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है, कैरीड बाय एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के द्वारा, जिसमें किसी भी पार्टिकल में जो सबसे कम चार्ज नेगेटिव चार्ज हो सकता है वो इतना होता है। क्लियर, ये स्टेटमेंट ये बताता है। नेक्स्ट,
so this is taken as, तो इसलिए इस चार्ज को टेकन एज द यूनिट, इकाई, यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो क्योंकि ये सबसे छोटा किसी भी पार्टिकल में पाए जाने वाला नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको एक यूनिट बोल दिया कि अब किसी भी चीज़ में कोई बड़ी से बड़ी चीज़ लो, उसमें टोटल नेगेटिव चार्ज की बात की जाए तो फिर इसी का मल्टीपल होगा, सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज यही है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पर ये कहते हैं सो दिस इज, इसलिए इसको, क्योंकि वो सबसे छोटा चार्ज है, इसलिए उसको टेकन एज द, उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को टेकन एज द यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की यूनिट, सबसे छोटी चीज़ को हम यूनिट लेते हैं, तो उसकी यूनिट है, ठीक, यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, this means that an electron, तो इसका क्या मतलब हो? This means that an electron, किसी इलेक्ट्रॉन में has, किसी भी इलेक्ट्रॉन में has one unit नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, उसको सपोज किया जाता है, माना जाता है। दिस मीन्स दैट, तो ऐसा इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन को हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, उसमें सिर्फ एक यूनिट नेगेटिव चार्ज माना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन। Next statement, in other words, दूसरे शब्दों में the relative, कैसे रिलेट करते हैं? the relative charge, रिलेट कर रहे हैं, तुलना करते हैं, तुलना कर रहे हैं। द रिलेटिव चार्ज ऑफ एन, यानी कंपैरिजन भी कह सकते हैं इसको, द रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ताकि कई बार ऐसे लिखा होता है सर इतना, तो कई बार नहीं पता चलता कि ये यहाँ पर जो ये लिखा गया है ये सिंबल है -1। तो इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द रिलेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज, यानी किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? अब बल्कि बात कि एक क्वेश्चन बना दिया कि भाई रिलेटिव चार्ज बता रहे, रिलेटिव चार्ज कितना? -1, ठीक है। तो होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये सभी समझ में आ गया होगा सारे स्टेटमेंट्स, और कहीं डाउट है तो आप फिर से उसको रिवर्स करके चेकआउट करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, देन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो ओके, ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम, अभी तो ये हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और विशिष्टता, इलेक्ट्रॉन की विशिष्टता भी हो गई, और अब आएगा प्रोटॉन का नंबर आएगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। ओके।